नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। फोन, मशीनें, कपड़े, जूते होंगे सस्ते। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास जोर। आयकर सीमा, जीएसटी जैसे वांछित क्षेत्रों में नहीं मिली कोई खास राहत। केंद्रीय बजट पर जमशेदपुर के उद्यमियों, व्यापारियों ने दी सधी प्रतिक्रिया। सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे पूरे राज्य के वकील। जमशेदपुर में वकीलों ने लगाए काले बिल्ले, नहीं किया काम। जिला टैक्स बार काउंसिल के सदस्य भी न्यायिक कार्य से रहे दूर। वकील पर हमले के खिलाफ प्रदेश बार ने किया है आह्वान। डीसी के जरिए सीएम से वकील सुरक्षा अधिनियम लाने की थी मांग। और गम्हरिया के समीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी पद्मलोचन सहित 2 गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर 9,20,000 ठगने के बाद कर दी हत्या। समीर का कटा सिर व कपड़े सतनाला में फेंक आए अपराधी। समीर की मां की शिकायत पर पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा। आइए बात करते हैं केंद्रीय बजट पर स्थानीय उद्यमी व्यवसायियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का विशेष जोर दिखा। सरकार कोरोना काल में बच्चों की बाधित पढ़ाई लाइन पर लाने को उत्सुक नजर आई। हालांकि उद्यमियों, व्यापारियों में बजट को लेकर खास उत्साह नहीं दिख रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में खेती के सामान, मोबाइल एवं उसके चार्जर, जूते, चप्पल, विदेशों से आयातित मशीनें, कपड़े, चमड़े की चीजें सस्ती होने के संकेत दिए, लेकिन लोगों को आयकर में कोई नई छूट न देकर निराश किया। हाँ, कोरोना काल में विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को लाइन पर लाने के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की नीति को बदलते हुए इसे 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करने के साथ ही 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा भी की। उन्होंने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन, कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की। जेवर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कट एवं पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 5%, जबकि सिंपली सोन डायमंड से कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा भी की। इसके विपरीत वित्त मंत्री ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की, जिससे इंपोर्टेड छाते महंगे होंगे। वहीं जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों ने चैम्बर भवन में, जबकि जमशेदपुर चैम्बर के सदस्यों ने अपने कार्यालय में सामूहिक रूप से बजट भाषण सुना। दोनों ही व्यवसायी संगठनों ने बजट पर सधी प्रतिक्रिया दी। इस बजट से सिंहभूम चैम्बर के पदाधिकारियों व उद्यमियों के चेहरे पर खुशी नहीं झलकी। बजट भाषण के अंत तक सभी इस आस में बैठे रहे कि वित्त मंत्री अब उनके हित में इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने की घोषणा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों व उद्यमियों के लिए कोई खास लुभावन घोषणा भी नहीं हुई और न ही कोई नई रियायत ही दी गई, जिससे उद्यमियों में निराशा साफ दिखी। सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया, पूर्व अध्यक्ष सह कैट के महासचिव सुरेश सुनथालिया, अशोक भलोटिया, निर्मल काबरा, सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना, दिलीप गोलछा, महेश सुनथालिया, अनिल मोदी सहित काफी उद्यमी व व्यापारी चैम्बर भवन में उपस्थित रहे। चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका एवं अन्य वरीय सदस्यों ने भी कहा कि ये बजट व्यापारियों को ध्यान में रखकर नहीं बना है। आयकर की सीमा घटाने की मांग के बावजूद उसे यथावत रखा गया है। उन्होंने इस बजट को संतुलित बताते हुए इसे कुल मिलाकर संतुलित एवं अच्छा बताया। देशवासियों के, विशेषकर उद्योगपति व्यापारियों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निगाहें बजट पर टिकी रहती है कि कब केंद्रीय संसद में बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें क्या नया देश के लिए, क्या नया व्यापार के लिए, क्या नया उद्योग के लिए, क्या नया प्रोफेशनल्स के लिए आएगा। उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज जो बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का द्वारा पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य बजट है। निश्चित तौर पर चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए रूपरेखा, एक मजबूत ढांचा या सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति इस बजट के द्वारा पेश की गई है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अच्छा निवेश के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई उपक्रमों का निवेश का संकेत मिला है। निश्चित तौर पर ये व्यापारी, उद्योगपति, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रमों के लिए
लाभदायक सिद्ध होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट के बारे में लोगों की कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि जो बजट में कहा गया है वही होने वाला है। बजट एक सरकार का एक प्रारूप होता है कि सरकार बताती है कि हम कहां से पैसे लाएंगे, कितने पैसे हम जुगाड़ करेंगे। सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, किस पॉलिसी में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो हर बजट ही अच्छा होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर किसी बजट का है तो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन। सरकार जो बता रही है कि मैं कहाँ कितने रुपए खर्च करूंगी, उसको सही समय पर सही जगह पैसे खर्च करने हैं। सरकार की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होती है। इस बजट का 2-3 प्रमुख बातें हैं कि इसमें लॉजिस्टिक्स और एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। ई पासपोर्ट, डिजिटल करेंसी, 5G स्पेक्ट्रम की बात की गई है। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर चैम्बर के अध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट पर निराशा जताते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट में कोई सहूलियत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आयकर सीमा, GST सरलीकरण आदि सहित छोटे व्यापारियों की कोई मांग नहीं मानी गई है। छोटे व्यापारी को खास करके काफी आशा थी कि सरकार छोटे व्यापारियों को कुछ न कुछ देगी, लेकिन बजट देखने के बाद हम लोग के हाथ में निराशा लगी। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको हम लोगों ने सोचा था कि सरकार 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर देना चाहिए था, और जो 10 लाख से 20 लाख जिसकी आय है सालाना, उसको 10% के स्लैब में लाना चाहिए था, और 20 लाख से ऊपर और जिसकी इनकम है उसको 30% स्लैब में लाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। दूसरी चीज की 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की कमर जो है टूट चुकी है। आज बहुत से व्यापारी अपना व्यापारी बंद करके काम की तलाश में है कि हमको कुछ तरह कोई काम मिल जाए, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और स्कूल से बच्चों के नाम कट गए हैं, लोग दुकानों का भाड़ा नहीं थे, दुकान खाली हो चुकी है, घर का किराया नहीं दे पाने के कारण घर से उनको बेदखल कर दिया गया, लोग सड़कों पर हैं। सरकार को ये सब चीज के बारे में सोचना चाहिए था और लोगों को राहत देनी चाहिए थी। बजट हमारी नजर में देश के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा है, परंतु मध्यम वर्गीय और कर्मचारी लोगों के लिए जो आयकर में छूट नहीं है, किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है, ये निराशाजनक बजट है। हमारी सरकार को रोजगार के नए नए आयाम निकालने चाहिए थे, ताकि जो अभी फ्री में गरीब लोगों को मुफ्त में सामान दिया जाता है उस पर रोक लगती, बेरोजगार जो लोग हैं रोजगार बढ़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, देश के विकास में और सरकार को मदद मिलती। हमारी नजर में ये बजट निराशाजनक बजट है। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए सही है, परंतु आम जनता के लिए निराशाजनक। महामारी के बाद जैसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न हुई थी, 3-3 महीने तक लगातार लॉकडाउन लगा था, छोटे व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। तो इस बजट से व्यापारियों को खासी उम्मीद थी, लेकिन बजट घोषणा होने के बाद व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है। निश्चित रूप से जैसे जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें इनकम टैक्स में छूट की अपेक्षा थी कि छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ। जीएसटी की जटिलता से सभी व्यापारी परेशान हैं, लेकिन जीएसटी की जटिलता में कोई सरलीकरण, कोई रियायत नहीं दी गई। कई ऐसे पदार्थ है जीएसटी में, वस्तु है जिसकी जो टैक्स सीमा है 28%, 18%, 20% अधिक है, उन पर सरकार से राहत की अपेक्षा थी, लेकिन सरकार ने उसमें कोई राहत नहीं दी। कपड़े के जो व्यवसायी है, कपड़ा जो है आज रोटी कपड़ा मकान आम आदमी की जरूरत है, कपड़े के व्यवसायी की बहुत प्रतिष्ठित मांग थी कि उनका जो टैक्स स्लैब है उसे 5% घटाकर मुक्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मिला जुलाकर सरकार ने व्यवसायी वर्ग की अनदेखी की है और व्यापारी वर्ग से काफी निराश है। जो खाद्य पदार्थ है, जो आवश्यक वस्तु है खाद्य की, जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है,
दूध के उत्पाद हैं उसमें सरकार को कर मुक्त कर देना चाहिए था। सरकार ने उसमें कोई रियायत नहीं दी। आइए बात करते हैं पुलिस द्वारा समीर धल हत्याकांड का खुलासा किए जाने की। सरायकेला जिले की गम्हरिया पुलिस ने समीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसके आरोपी पद्मलोचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। निमडी निवासी पद्मलोचन ने मनोहरपुर निवासी समीर को पक्की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 9,20,000 रुपए ठगने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह व गम्हरिया थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सरायकेला जिले के निमडी निवासी पद्मलोचन सिंह सरदार ने पश्चिम सिंहभूम जिले के पुराना मनोहरपुर निवासी समीर धल को पक्की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 9,20,000 रुपए ठग लिए थे। इसके बाद वो साल भर तक समीर को नौकरी के लिए टरकाता रहा। विगत 29 जनवरी 2022 को पद्मलोचन अपने दो साथियों पंचानन सिंह एवं वरुण सिंह के साथ समीर को मेला दिखाने के बहाने बोडाम के दांगडुंग ले गया। वहां से लौटते समय भादुड़ी जंगल के पास उन्होंने समीर को जंगल में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद धारदार हथियार से उसका गला काट डाला और उसके कपड़े उतारकर कटा सिर और कपड़े वहां से 6 किलोमीटर दूर सतनाला में ले जाकर फेंक दिया। बाद में समीर की मां की शिकायत पर गम्हरिया पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पद्मलोचन व पंचानन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पुलिस के समक्ष हत्या की बात कबूल कर ली है। मैटर ये है, दिनांक 31 को जो हमारा विक्टिम है उनकी मदर आई हमारे पास कि जो उनका लड़का है वो मिल नहीं रहा है। लड़के का नाम समीर छल, उनकी माता का नाम है अन्ना देवी। ये लोग मनोहरपुर थाना के रहने वाले हैं, ईस्ट सिंहभूम। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली पूछताछ करने पर कि समीर छल अपने एक मित्र जो हैं जिनका नाम पद्मलोचन सिंह है उनसे काफ़ी घनिष्ठ थे, उनसे घनिष्ठ मित्रता थी, उन पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट था उनका। उन्होंने उनको नौकरी दिलाने के एवज में उनसे पहले 6 लाख रुपया, उसके बाद 3 लाख रुपये, ऐसे करके कुल 9,20,000 रुपये उनसे लिए थे समीर छल से। बाद में जब नौकरी नहीं लगी और उन्होंने वो पैसा मांगा होगा तो बदले में उनका, क्योंकि पैसा लौटाने का कभी मंशा थी ही नहीं, वो सिर्फ उसको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कज़न पंचानन सिंह और एक वरुण सिंह नाम के व्यक्ति के साथ एक पूरा षड्यंत्र रचा कि किस तरह से जो 9 लाख रुपए मुझे मिल गए हैं मुझे वो वापस ना लौटाने पड़े, और उसके बदले में उन्होंने उसको उन दोनों को कुछ अमाउंट प्रॉमिस किया। इस प्लान के अंतर्गत उन तीनों ने जो हमारे विक्टिम है समीर छल, ये किसी बहाने से उसको एक मेला लगता है यहाँ पर बोडाम में, तो वहाँ उस मेले में घुमाने ले गए बाइक पर, और अकेला रास्ता देखकर सुनसान में उसको भादुड़ी जंगल में ले जाकर उसको बहुत ही ब्रूटली उसका मर्डर किया। उसके सर को उसकी बॉडी से अलग किया गया चाकू से, उसकी बॉडी को एक जगह पे फेंका गया, उसके सर को वहाँ से बहुत दूर, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर शायद उससे दूर फेंका गया, जो कि आज बहुत टाइम लगा है उनको। बहुत नीचे स्लोप था बता रहे हैं, ये जो टीम गई थी वहाँ पे छापामारी के लिए, वहाँ नीचे उतर के उन्होंने रिकवर किया उसके हेड को, और जो मर्डर वेपन था उसको तालाब में फेंक दिया गया था। मर्डर वेपन चाकू है जिसको तालाब में फेंका था, जो हमारी छापामारी दल ने रिकवर कर लिया है। बॉडी जो उसकी थी विदाउट हेड उसको रिकवर कर लिया गया, सर जो था कटा हुआ उसको रिकवर कर लिया गया। और अब बात करते हैं जमशेदपुर बार के वकीलों की पेन डाउन स्ट्राइक की। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर जमशेदपुर कोर्ट के वकील भी मंगलवार को कलमबंद हड़ताल पर रहे। प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार के घर में घुसकर हमला किए जाने के विरोध में आज पूरे राज्य के वकीलों के साथ जमशेदपुर के वकीलों ने भी काले बिल्ले लगाए और कामकाज बंद रखा। बता दें कि विगत दिनों अपराधियों ने प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार के घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला किया था, जिसे लेकर पूरे राज्य के वकील एवं बार काउंसिल में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर झारखंड बार काउंसिल ने मंगलवार को पेन डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया है। इसके तहत जमशेदपुर बार काउंसिल के सदस्यों ने भी मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर काम का बहिष्कार किया।
इससे जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आज कामकाज बाधित हुआ। जिला वाणिज्यिक कर के सभी अधिवक्ताओं ने भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदेश बार के निर्देशों का अनुपालन किया। उन्होंने हेमंत सीकरवार के हमलावरों पर कार्रवाई होने तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा भी की। वहीं जमशेदपुर बार एसोसिएशन के महासचिव अनिल तिवारी के साथ बार के सदस्य राजहंस तिवारी ने बताया कि प्रदेश बार के वरीय सदस्य हेमंत सीकरवार के परिवार पर हुए हमले के विरोध में प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आज जमशेदपुर में भी वकील पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई है, जो पूरी तरह सफल है। देखिए, हमारी जो पेरेंट बॉडी है झारखंड स्टेट बार काउंसिल 30 तारीख को एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में निर्णय लिया है। हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं हेमंत सीकरवार जी, उन पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ने हमला किया था। उनके घर में घुस करके उनके साथ जान से मारने की नीयत से उन पे हमला किया गया और उसी के प्रोटेस्ट में, ताकि जल्दी से गिरफ्तारी हो, जो भी इसमें एक्यूज लोग हैं, जो भी इसमें एंटी सोशल एलिमेंट इस घटना में शामिल हैं, उन सब की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम लोग अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सब लोग आज पूरे झारखंड के जितने भी अधिवक्ता हैं सब अपने को काम से दूर रखे हैं। जी हाँ, एक दिन का है और चूँकि हम गाइड हो रहे हैं अभी पेरेंट बॉडी से, पेरेंट बॉडी ने एक इमरजेंट मीटिंग की थी 30 तारीख को, उसी के अनुसार हम लोग आज सब लोग पूरा झारखंड के जितने अधिवक्ता हैं सभी लोग काम से अपने को अलग कर रखे हैं आज। और फिर जो बार काउंसिल निर्णय लेगी फिर हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और पुलिस इस पर जितनी जल्दी एक्ट करके उन दोषियों को अपने जगह पे पहुंचाने का काम करती है तो फिर बार काउंसिल जो भी गाइड करेगा हम लोग उसके गाइड के तहत अपना काम करेंगे। तिवारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। आज की यह बंदी झारखंड राज्य बार काउंसिल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य बार काउंसिल के माननीय सदस्य श्री हेमंत सीकरवार के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, उनके परिवार पर पूरे परिवार पर हमला हुआ और उनकी जान मारने का प्रयास किया गया। इस हमले के विरोध में अभी तक जो लोग हमला कारित किए हैं उन अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर झारखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा पूरे राज्य में आज एक दिवसीय अपने आप को सभी अधिवक्ता एक दिवसीय न्यायिक कार्य से अलग रखे हैं। काला बिल्ला भी लगाना है और उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव तक यह बात पहुंचानी है कि झारखंड राज्य में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अंबष्टा के नेतृत्व में उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें सीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में सीएम से हजारीबाग के अधिवक्ता हेमंत सीकरवार पर हुए कातिलाना हमले में शामिल अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की गई। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अंबष्टा ने बताया कि हजारीबाग में वरीय अधिवक्ता हेमंत सीकरवार पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को पूरे राज्य के वकीलों ने अपने कामकाज का बहिष्कार किया है। अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले विगत 2-3 वर्षों से ये देखा गया कि अधिवक्ता फियरफुल माने दबाव में आकर के भय मुक्त होकर के काम नहीं कर पा रहा है। उनकी हत्या हो गई 1-2 जगह और अभी रिसेंट जो हुआ 30 तारीख की घटना को हजारीबाग में एक बार काउंसिल के मेंबर हेमंत सीकरवार के साथ भी इस तरह की आपराधिक घटना हुई, जिसके विरोध में हमारे बार काउंसिल के कमेटी के द्वारा एक इमरजेंट मीटिंग बुला करके एक विरोध प्रकट किया गया और पूरे झारखंड राज्य में आज अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य से अलग हैं और काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि अधिवक्ता भय मुक्त होकर के न्याय की प्रक्रिया में संलग्न हो करके काम कर सके, जिससे कि आम पब्लिक को भी सुविधा हो। आइए बात करते हैं ईचागढ़ में पुलिस द्वारा नशे की फसल नष्ट किए जाने की। सरायकेला की चांडिल अनुमंडल पुलिस ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के चुनचुड़िया गांव में करीब 1 एकड़ में की गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। गुप्त सूचना पर पहुंची अनुमंडल पुलिस ने अफीम की फसल नष्ट करने के साथ ही खेत मालिक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। सरायकेला जिला अंतर्गत ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ा चुनचुड़िया में लगभग 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की गई थी।
इसकी सूचना मिलने पर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ चुनचुड़िया गांव पहुंचे और अफीम के सारे पौधों को नष्ट करा दिया। ईचागढ़ थाना से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर रांगामाटी सिल्ली मुख्य सड़क के किनारे बसे बड़ा चुनचुड़िया गांव में बेखौफ अफीम की खेती की गई थी, जिसमें फूल आने लगे थे। इस प्रकार खुलेआम अफीम की खेती की भनक तक नहीं लगना प्रशासन की चूक ही कही जाएगी। मंगलवार को चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अफीम की पूरी खेती को नष्ट करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ईचागढ़ थाना प्रभारी को जमीन मालिक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया। और अब बात करते हैं कांग्रेस में वापसी के बाद प्रदीप बलमूचू की क्षेत्र में बढ़ी सक्रियता की। घाटशिला के पूर्व विधायक प्रदीप बलमूचू ने कांग्रेस में वापसी के साथ ही पार्टी में दोबारा जान फूंकने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदीप बलमूचू ने मंगलवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं को पुनः सक्रिय बनाने की शुरुआत कर दी। बताते चले कि घाटशिला के पूर्व विधायक सह पुराने कांग्रेसी प्रदीप बलमूचू की लंबे समय तक बाहर रहने के बाद सोमवार को ही घर वापसी हुई है। रांची में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे एवं सह प्रभारी उमंग सिंधार ने सोमवार को उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता दिलाई। घर वापसी के अगले दिन मंगलवार को प्रदीप बलमूचू अपने क्षेत्र घाटशिला पहुंचे और विधानसभा क्षेत्र के घाटशिला, मुसाबनी, जादूगोड़ा क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से जगाने का अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की कोशिश की। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी वापसी से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों का उत्साह बढ़ा है और इस उत्साह को वे संगठन को मजबूत बनाने में लगाएंगे। स्वाभाविक है, काफ़ी दिनों के बाद 2 साल के बाद हम लोग अपने पूरे पुराने परिवार में शामिल हुए हैं और जो हमारे साथ काम किए हैं, निश्चित रूप से ये उत्साह का समय है और सब लोग काफ़ी खुश हैं और हमें विश्वास है कि इस उत्साह को आगे बनाए रखेंगे और इसका उपयोग हम लोग संगठन को मजबूत करने में लगाएंगे। और अब बात स्वर्णरेखा परियोजना के अभियंता को भावभीनी विदाई दिए जाने की। स्वर्णरेखा परियोजना के ईंचा गालुडी क्षेत्र के मुख्य अभियंता पीएन सिंह सोमवार को 34 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हुए। इस अवसर पर विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में उनके साथ टंकक चित्तरंजन गोप व कोषपाल सिदाम महतो को भी रिटायरमेंट के बाद विदाई दी गई। स्वर्णरेखा परियोजना के ईंचा गालुडी क्षेत्र के मुख्य अभियंता पीएन सिंह के अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। उनके साथ ही अवकाश ग्रहण करने वाले टंकक चित्तरंजन गोप व कोषपाल सिदाम महतो को भी विदाई दी गई। इन्हें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चांडिल के मुख्य अभियंता अशोक कुमार दास ने कहा कि अपने कार्यकाल में 245 कर्मचारियों को एसीपी का लाभ और परियोजना के सभी अवयवों के पूरा करने में पीएन सिंह ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पीएन सिंह को मृदुभाषी एवं टीम भावना के तहत कॉन्फिडेंस के साथ सभी कार्य करना उनकी खूबी बताई। मौके पर स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा के साथ मनोज कुमार सिंह, सचिव संगीत कुमार मिश्रा आदि ने भी संबोधित किया एवं सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के कार्यों की सराहना की। उधर पीएन सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में यही सीखा कि असंभव कुछ नहीं होता, बस सपने देखो और उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। सेवानिवृत्त अनुभव को आज बयान नहीं कर पाएंगे, राज्य की व्यवस्था से हमारा प्रभाव नहीं हुआ, कभी फिर बात कर पाएंगे, हम बता पाएंगे कि क्या क्या आज ऐसी स्थिति नहीं है जो और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।